हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। आनंद फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारा लेक्चर के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो अपन बात करते हैं कि जैसे आयरन हो गया, लोहा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, इसको अपन ने पृथ्वी के अंदर से कैसे निकाला है? पहली चीज़ तो उसको निकाला कैसे, दूसरा उसको अपन ने शुद्ध कैसे किया है? क्योंकि जो अपने को कहीं पे भी गोल्ड वगैरह जो नज़र आता है वो एकदम प्योर फॉर्म में होता है, उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा प्योरिफिकेशन मेथड से प्योर करके अपने को दे रखा है। पर वो रियलिटी में कैसा मिलता है अर्थ के अंदर, अर्थ के अंदर से उसको कैसे निकाला जाता है, किस फॉर्म में निकाला जाता है, कैसे उसको शुद्ध किया जाता है, ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे कि अपन उनको ऑब्टेन करते हैं, या ऐसे कौन कौन से चरण हैं जिसके बाद अपने को शुद्ध सोना प्राप्त होता है, या शुद्ध चांदी प्राप्त होती है, या शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं धातुओं की प्राप्ति और धातुओं का निष्कर्षण है कि धातुओं को कैसे प्राप्त करेंगे और उनको अपन कैसे निष्कर्षित करेंगे। तो सुनना, देखो, धातुओं की प्राप्ति, मेटल अकरेंस एवं धातुओं का निष्कर्षण एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि अपन मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है धातुओं की प्राप्ति, अकरेंस ऑफ मेटल। अब यहाँ पे एक बहुत ही शानदार अपन को एक बात बताई जा रही है कि धातु जो होते हैं प्रकृति में दो रूपों में पाए जाते हैं, एक है मुक्त अवस्था और एक है संयुक्त अवस्था। अब एक बात बताता हूँ आप लोगों को, सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक होती है मुक्त अवस्था, सुनना बच्चों ध्यान से, एक होती है मुक्त अवस्था और एक होती है संयुक्त अवस्था। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक मुक्त और एक संयुक्त। मुक्त को अपन बोलते हैं फ्री स्टेट, मुक्त को क्या बोलते हैं? फ्री स्टेट। मुक्त को अपन बोल देते हैं फ्री स्टेट और संयुक्त को अपन बोल देते हैं कंबाइंड स्टेट। ठीक है, अब आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, अगर धातुएं किसी भी दूसरे तत्व के साथ जुड़ी हुई है तो कौन सी अवस्था में है? संयुक्त अवस्था में। जैसे फॉर एग्जांपल Na2 सोडियम ऑक्साइड, इसमें सोडियम किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ पे सोडियम मुक्त है या संयुक्त है? तो आंसर जाएगा कि सर सोडियम यहाँ पे संयुक्त है। किसके साथ संयुक्त है? ऑक्सीजन के साथ। अब मान लो अपने को सिल्वर जो है ना वो Ag के फॉर्म में मिला, सिर्फ Ag है, तो मैं कहूँगा ये कैसा हुआ? मुक्त अवस्था में हुआ। ठीक है, तो अगर धातु अकेली है तो अपन कहेंगे मुक्त, और किसी के साथ जुड़ी हुई है तो संयुक्त। तो प्रकृति में धातु दो रूपों में पाई जाती है, मुक्त अवस्था जिसको अपन बोलते हैं फ्री स्टेट और संयुक्त अवस्था जिसको अपन बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। अब एक बात बताओ, लोग जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा बेसिक सा एक प्रिंसिपल बताता हूँ, संयुक्त चीजें कब मिलती पता अपने को? जब लोग जब चीजें रिएक्टिव होती है। जैसे मान लो कोई रिएक्टिव पीपल है ना, कोई रिएक्टिव इंसान है तो उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग अपने को देखने को मिलेंगे। कोई नॉन रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है, तो अपने को अकेला देखने को मिलेगा। कुछ नहीं होते हैं कि बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम रिएक्ट करते हैं, तो वो उनके पास अक्सर भीड़-भाड़ अपने को कम नजर आती है। और कोई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो उसके पास अपने को भीड़-भाड़ ज़्यादा नजर आती है। तो इसको यहाँ पे लगाते हैं कि अगर कोई मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो वो अपने को जनरली कंबाइंड स्टेट में ही देखने को मिलता है। और कोई मेटल जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, अगर कोई धातु जिसकी क्रियाशीलता बहुत कम है, तो वो अपने को ज़्यादातर फ्री स्टेट में देखने को मिलता है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बनेगा, मुक्त अवस्था फ्री स्टेट क्या होती है? कम अभिक्रियाशील धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती है। सिंपल सी बात, कम अभिक्रियाशील धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती है, क्योंकि कम अभिक्रियाशील किसी से आसानी से क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी क्रियाशीलता ही काफी कम होती है। अब ऐसे कौन कौन है? तो याद रखना, सोना, चांदी, प्लेटिनम। सोना, चांदी, प्लेटिनम। सोने का सिंबल Au जिसको अपन गोल्ड बोलते हैं, Ag अपना सिल्वर, चांदी, और Pt अपना प्लेटिनम। तो जो कम अभिक्रियाशील धातु होती है कौन सी अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है, फ्री स्टेट में पाई जाती है। अगला संयुक्त अवस्था जिसको अपन बोलते हैं कंबाइंड स्टेट। संयुक्त अवस्था जिसको अपन क्या बोलते हैं? कंबाइंड स्टेट। अधिकांश धातुएं यौगिकों के रूप में पाई जाती है। अधिकांश धातुएं प्रकृति में किस रूप में पाई जाती है? यौगिकों के रूप में पाई जाती है। मतलब धातु किसी न किसी यौगिक में उपस्थित होगी, धातु किसी न किसी यौगिक में उपस्थित होगी, उसमें से अपने को धातु को अलग करना है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, उस यौगिक में से, क्योंकि यौगिक में तो बहुत सारी धातुएं हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं। अब उसमें से अपने को एक धातु को अपन को कैसे अलग करना है, यही अपन इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। तो सुनना ध्यान से, धातु और उनके एस्को की मैं नाम लिख रहा हूँ, अभी अपन एस्को डिस्कस करने वाले हैं। एल्यूमिनियम प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है? बॉक्साइड रूप में। आज के बाद अगर आपको कोई बोले एल्यूमिनियम जो कि अपना Al होता है वो प्रकृति में अपने को अकेला देखने को मिलता है क्या, मुक्त अवस्था में देखने को मिलता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं। वो किस रूप में पाया जाता है? तो आप बोलोगे सर वो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो मैं कहूँगा आप बता सकते हो कि वो कौन सी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो आपको नाम लेना है बॉक्साइड। क्या नाम लेना है? बॉक्साइड। एल्यूमिनियम प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? बॉक्साइड के रूप में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ठीक है, Al2O3.2H2O। आगे अपन बात करते हैं लोहे की। लोहा किस रूप में पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है हेमेटाइट। लोहा किस रूप में पाया जाता है? हेमेटाइट। फॉर्मूला होता है Fe2O3। लोहा किस रूप में पाया जाता है?
हेमेटाइट फॉर्मूला होता है Fe2O3। जिंक किस रूप में पाया जाता है? जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड के रूप में पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, ठीक है, जिंक सल्फाइड। और तांबा जिसको कि अपन बोलते हैं कॉपर, कॉपर किस रूप में पाया जाता है? कॉपर पाइराइड। कॉपर पाइराइड का फॉर्मूला होता है CuFeS2, कॉपर पाइराइड का फॉर्मूला CuFeS2। तो देखो सुनना सिंपल सी बात, कोई पूछे एल्यूमिनियम का X तो आप बोलोगे बॉक्साइड, लोहे का X तो अपन बोलेंगे हेमेटाइट Fe2O3, जिंक का X ZnS जिंक ब्लेंड, तांबे का S कॉपर पाइराइड CuFeS2। इस वाले से कई बार अलग अलग एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एल्यूमिनियम बॉक्साइड के रूप में, लोहा हेमेटाइट के रूप में, जिंक जिंक ब्लेंड के रूप में और तांबा कॉपर पाइराइड के रूप में। CuFeS2 ZnS Fe2O3 एंड Al2O3.2S2। अब अपन बात करते हैं, देखो दो वर्ड अपन डिस्कस करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे खनिज और एक अपन डिस्कस करेंगे अयस्क, कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खनिज। पृथ्वी की, जिसको अपन खनिज को और क्या बोल देते हैं? मिनरल्स। खनिज को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिनरल्स। तो पृथ्वी की परपटी में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज। मतलब कि पृथ्वी के अंदर, सुनना ध्यान से, सिंपल बात, पृथ्वी के अंदर कोई भी एलिमेंट जिस भी रूप में पाया जाएगा उसको अपन क्या बोल देंगे? खनिज बोल देंगे। पृथ्वी के अंदर या भूपर्पटी में, ठीक है, सॉरी, पृथ्वी के अंदर, परपटी के अंदर मैं अगर बोलूं कि जिस भी रूप के अंदर कोई भी धातु या कोई भी एलिमेंट, ठीक है, किसी सिंगल फॉर्म में पाया जाए, चाहे वो किसी कंपाउंड फॉर्म में पाया जाए, मतलब कि वो तत्व रूप में पाया जाए या यौगिक रूप में पाया जाए। तत्व बोले तो एलिमेंटल स्टेट में मिले, यौगिक बोले तो कंपाउंड स्टेट में अगर अपने को मिले तो उसको अपन क्या बोल देंगे? खनिज। वापस उदाहरण लेते हैं, लोहा किस रूप में पाया जाता है? आयरन अपने को कई बार Fe2O3 के रूप में देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम Al2O3 के रूप में, और जिंक अपने को ZnS के रूप में। तो ये कैसे है, मुक्त या संयुक्त? तो आपका जवाब होगा कि सर ये तीनों के तीनों संयुक्त अवस्था में है। मुक्त कब होते हैं? जब अकेला मिलता, और अकेला देखने को मिलता नहीं क्योंकि इनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है। जिनकी क्रियाशीलता कम होती है वो तो किस में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो किनकी क्रियाशीलता? सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये प्रकृति में सामान्य से मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और अपना आयरन हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, ये प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। और खनिज क्या है? तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व या यौगिक, ठीक है, प्राकृतिक तत्व या यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अयस्क क्या होता है। आपने कई बार ये दो शब्द सुने होंगे और आपको शायद बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर ये खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, क्या है, एक ही होते हैं, ये अलग अलग है? तो खनिज तो मैंने आपको बता दिया, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व अथवा यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। अब ये अयस्क क्या होता है? अयस्क को अपन इंग्लिश में बोलते हैं और, क्या बोलते हैं? और। अयस्क क्या है? तो देखो वो खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण लाभदायक एवं सरलता से किया जा सकता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं? अयस्क बोलते हैं। सिंपल बात कि वो सारे खनिज जिनको कि अपन आसानी से निकाल सके और उसको निकालने में अपने को बेनिफिट भी हो, निकालना इजी हो। पहली बात तो सुनना ध्यान से, निकालना क्या हो? उसको इजी हो। देखो पृथ्वी के अंदर से अपन कोई भी धातु वगैरह या जो भी अपने काम की चीज़ों निकाल रहे हैं, उसको निकालना पहली बात तो क्या हो? आसान हो, और उससे अपने को फायदा होता हो, लाभदायक हो अपने लिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अयस्क बोलेंगे। बात समझ आई क्या? अगर उसको निकालना अपने लिए क्या है? लाभदायक है। उसको निकालना अगर अपने लिए क्या है? लाभदायक है, और उससे अपन क्या कर सकते हैं? लाभ कमा सकते हैं, और उसको निकालना बहुत सरल है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? अयस्क बोलेंगे। और जो भी पृथ्वी के अंदर मौजूद है उसको क्या बोल देते हैं? खनिज। अरे जो भी पृथ्वी के अंदर है उसको क्या बोल देते हैं अपन? खनिज। और जिसको निकालना आसान हो उसको क्या बोल देते हैं? अयस्क बोलते हैं। तो वह खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण, मतलब धातु को निकालना लाभदायक एवं सरलता से किया जा सके, वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। उदाहरण बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क। अभी अभी अपन ने ऊपर पढ़ा Al2O3.2S2। हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। फॉर्मूला Fe2O3। ध्यान रहेगी क्या बात? तो ये क्या है? अयस्क है, मतलब इनको निकालना आसान है और इनसे अपने को फायदा भी होता है, तो ये क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना ध्यान से, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों, जो पृथ्वी के अंदर है खनिज रूप में, ठीक है, जो खनिज है पृथ्वी के अंदर, हर खनिज को निकालना आसान नहीं है, और हर खनिज को निकाल के अपने को लाभ प्राप्त नहीं होता, इसलिए हर खनिज अयस्क नहीं होता। पर सारे के सारे अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि उनको निकालते तो पर पृथ्वी की प्रॉपर्टी में से ही है। तो समझ आई क्या मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। खनिज अयस्क में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में मौजूद
प्राकृतिक तत्व अथवा यौगिक क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। और अयस्क क्या है? वो खनिज जिनको निकालना आसान हो और जिनसे हमें लाभ प्राप्त होता हो, वो क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, इसलिए सभी अयस्क खनिज होते हैं एवं सभी अयस्क तो खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि हर खनिज को निकालना लाभदायक नहीं है और हर खनिज को अपन बहुत आसानी से निकाल नहीं सकते। इसीलिए सारे अयस्क खनिज होते हैं पर सारे खनिज अयस्क नहीं होते। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। एक और वर्ड जो आप लोगों को काफी परेशान किया होगा, जिसका कि नाम है गैंग। ठीक है, उसको कुछ लोग गैंग भी कुछ भी बोल देते हैं। तो गैंग या गैंगवी इसकी स्पेलिंग है GANGUE। ठीक है, अब ये जो गैंग है, ठीक है, सुनना ध्यान से, क्या है ये? अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत, पत्थर आदि अशुद्धियां, उनको अपन क्या बोल देते हैं? गैंग बोल देते हैं। मतलब अयस्क में जो भी अशुद्धियां होगी ना, और एक और बात बता देता हूँ, जो भी अपने काम की चीज है वही अपने शुद्ध पदार्थ है, वही शुद्ध है अपने लिए, और बाकी जो काम का नहीं वो सारा क्या हो गया? अपना अशुद्ध। तो अपन बोलेंगे अयस्क में उपस्थित मिट्टी, क्योंकि अयस्क के अंदर मिट्टी भी आई होगी कहीं ना कहीं, रेत वगैरह, पत्थर वगैरह आदि अशुद्धियां जो है वो क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है। तो अयस्क में मौजूद अशुद्धियां, सुनना ध्यान से, अयस्क में मौजूद अशुद्धियां क्या कहलाती है? गैंग। याद रखने का तरीका, जितनी भी गैंग है वो क्या है? एक तरह की अशुद्धियां ही है। जो भी गैंग वगैरह चला रहे हैं वो एक तरह की क्या है? अशुद्धियां है। बहुत आसान तरीका, समझ गए बात? तो गैंग आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको अयस्क समझ आ गया होगा, वो खनिज जिनको निकालना लाभदायक हो और आसानी से निकाल सके। और खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी की प्रॉपर्टी में मौजूद जो भी प्राकृतिक तत्व और जो यौगिक है वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, सारी बातें मुक्त और संयुक्त अवस्था मैंने आपको बता दी। मुक्त अवस्था में कौन? जो कि कम क्रियाशील होते हैं, और संयुक्त अवस्था में कौन? जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, गैंग आपको मैंने बताई दी। अब अपन पढ़ रहे हैं धातुओं का निष्कर्षण। तो धातुओं को अयस्कों से प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। धातुओं को अयस्कों से प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? धातु का निष्कर्षण। जैसे अगर मैं बात करूं, अपना जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है Al2O3.2H2O, यहां से मेरे को क्या चाहिए? एल्यूमिनियम चाहिए। कौन चाहिए? एल्यूमिनियम। तो अब मैं इस पूरे अयस्क में से, ध्यान से सुनना, इस पूरे अयस्क में से किसको अलग करना चाह रहा हूं? एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम को उसके अयस्क में से, सुनना ध्यान से, एल्यूमिनियम को उसके अयस्क जिसका कि नाम है बॉक्साइट, ठीक है, से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातुओं का निष्कर्षण कहलाती है। या ऐसे समझ लो, धातु को उसके अयस्क से अलग करने की प्रक्रिया या धातुओं को उसके अयस्क से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातुओं का निष्कर्षण कहलाती है। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, धातुओं को अयस्कों से प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। अब इसमें भी कुछ चरण है। पहला चरण, इसको अभी अपन डिटेल में भी देखेंगे, अभी मैं आपको ऊपर से चीजें बता रहा हूं। तो चरण नंबर 1, अयस्क का सांद्रण। अपने को सबसे पहले क्या करना है? अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अयस्क से गैंग या अशुद्धियां हटाई जाए। इस चरण में क्या करते हैं? अयस्क से गैंग, और गैंग क्या होती है? प्रकार की अशुद्धियां। अयस्क में मौजूद अशुद्धियां क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है। तो चरण फर्स्ट का मतलब है अयस्क का सांद्रण, जिसमें अपन अयस्क से गैंग मतलब अशुद्धियों को हटा देते हैं। सेकंड, धातु का अपन क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड। किसका निर्माण करते हैं? धातु ऑक्साइड बनाना या धातु ऑक्साइड का निर्माण। इसमें दो प्रक्रिया है अपने पास, एक होता है निस्तापन, एक होता है भर्जन। एक क्या होता है? निस्तापन, एक होता है भर्जन। निस्तापन को अपन बोलते हैं कैल्सिनेशन और भर्जन को अपन बोलते हैं रोस्टिंग। ठीक है, भर्जन को अपन बोलते हैं रोस्टिंग, निस्तापन को अपन बोलते हैं कैल्सिनेशन। अब ये निस्तापन और भर्जन में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आप लोगों को। भर्जन किसके लिए किया जाता है? तो सल्फाइड अयस्कों के लिए। याद रखने का तरीका देखो, SR सल्फाइडों के लिए क्या करेंगे? रोस्टिंग। ठीक है, SR शाहरुख खान समझ लो। ठीक है, शाहरुख खान से याद रख लेना, SR सल्फाइड के लिए रोस्टिंग। अरे क्या याद रख लोगे? SRK। ठीक है, जिसमें अपने को SR काम का रखना है। ठीक है, तो सल्फाइड के लिए क्या करेंगे? रोस्टिंग। और रोस्टिंग ओपन क्या बोल देते हैं? भर्जन। तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो देखो ZNS किसका सल्फाइड है? जिंक का सल्फाइड है, तो उसको अपन बोलेंगे जिंक सल्फाइड। इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो यहां से सल्फर ऑक्सीजन को ले जाके क्या बना लेता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और जिंक का क्या बन जाता है? जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ने बना लिया जिंक ऑक्साइड, सल्फर ने बना लिया सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैंने किसका निर्माण कर दिया? ऑक्साइड का। तो यहाँ पे यही तो लिखा, ऑक्साइड का निर्माण ही ऑक्साइड बनाना। ठीक है, अब एक और बात बता देता हूं, सुनना ध्यान से। C बोले तो कैल्सिनेशन, C बोले तो कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं?
कार्बोनेट अयस्कों के लिए तो Cc, क्या याद रखना है? Cc। कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट, सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, कार्बोनेट्स के लिए कैल्सिनेशन जिसको अपन निस्तापन बोलते हैं, सल्फाइड मतलब एस सल्फाइडों के लिए रोस्टिंग जिसको अपन क्या बोल देते हैं? भर्जन। दोनों में डिफरेंस क्या सुनना, कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है या बहुत कम वायु, यहाँ पे बहुत कम चाहिए होती है, या लगभग ऐसे भी बोल सकते हैं वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, इधर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो ZnCO3 को जब अपन ने हीट किया तो क्या बना? एक बना जिंक ऑक्साइड, एक बना कार्बन डाइऑक्साइड, एक बना जिंक ऑक्साइड, एक बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। उदाहरण Zn, इस यहाँ पे अपन कई बार लिमिटेड एयर भी बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कई बार अपन क्या बोल देते हैं? लिमिटेड एयर मतलब बहुत कम वायु, और यहाँ पे अपन बोल देते हैं एक्सेस एयर, बहुत ज्यादा वायु, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड एयर, यहाँ पे एक्सेस है, या कुछ बुक्स ऐसे भी लिख देती है वायु की अनुपस्थिति में और ये वायु की उपस्थिति में, ठीक है। सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन। तो ZnCO3 को गर्म किया तो क्या बना? जिंक ऑक्साइड, बना दिया मैंने ऑक्साइड। इधर ZnS के बगैर ऑक्सीजन से करवाई तो बना जिंक ऑक्साइड। तो सेकंड स्टेप में पर किसका निर्माण करते हैं? जिंक ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइडों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं? ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। धन्यवाद। इतनी। चरण थर्ड पे आते हैं धातु प्राप्त करना। चरण थर्ड क्या है? धातु प्राप्त करना। इसमें नंबर 1 कम अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं, जैसे अपनी Hg और Ag, अपनी मरकरी और अपना सिल्वर, ठीक है, इनके ऑक्साइडों को गर्म करने पर सीधे धातु प्राप्त हो जाती है। अपना जो Hg और Ag है, क्योंकि देखो बहुत कम अभिक्रियाशील है, इनको थोड़ा बहुत गर्म करते हैं और क्या प्राप्त हो जाती है? धातु प्राप्त हो जाती है। तो देखो अपन ने इस HgO में से क्या प्राप्त कर लिया? धातु प्राप्त कर ली। HgO में से मैंने Hg को अलग कर लिया, और किसी भी धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही तो धातुओं का निष्कर्षण कहलाती है। सिंपल बात, किसी भी धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातुओं का निष्कर्षण कहलाती है। तो जो कम अभिक्रियाशील धातु, इनको अपन थोड़ा बहुत गर्म करते हैं उनके ऑक्साइडों को, तो अपने को सीधे धातु प्राप्त हो जाती है। अब आते हैं जिनकी मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं, उनका क्या करेंगे? जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, इनका क्या करेंगे अपन? तो इनके ऑक्साइडों का कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है। यहाँ पे अपचयन का काम कौन करेगा? कार्बन करेगा। अब आपको क्या बताना, सुनना ध्यान से, आपको कमेंट में लिखना है अपचयन के बारे में। मेरे बच्चों को अपचयन के बारे में बताना है। अपचयन किसे कहते हैं? अपन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए थे। जिसने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा, जल्दी से जाओ, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे जाके आप चैप्टर देख सकते हो। तो कार्बन द्वारा अपन अपचयन करते हैं, ठीक है। अब कार्बन का काम बता दूं, देखो बहुत आसान है। कार्बन ऑक्सीजन को उठा के ले जाता है, कार्बन ऑक्सीजन को उठा के ले जाता है। कार्बन आया, O को ले गया, तो क्या बना लिया उसने? CO। पीछे क्या बच गया? जिंक। क्या मेरे को धातु प्राप्त हो गई? धातुओं को उनके ऑक्साइडों से प्राप्त करने की प्रक्रिया, या धातुओं उनको अयस्कों से प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातुओं का निष्कर्षण कहलाती है। तो मैंने ZnO में से जिंक को अलग कर लिया, मतलब मैंने धातु का क्या कर लिया? निष्कर्षण कर लिया। धातुओं का क्या कर लिया मैंने? अब Fe2O3 इसके विक्रिया CO से करवा रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? ऑक्सीजन ले जाएगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? ऑक्सीजन ले जाएगा। पीछे क्या मिलेगा मेरे को? आयरन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे भी धातु ऑक्साइड से क्या प्राप्त कर लिया? धातु। अब एक और बात सुनो, सिंपल बात बताता हूँ। जिंक के साथ पहले कौन था? ऑक्सीजन। अब जिंक क्या है? अकेला। पहले आयरन के साथ कौन था? ऑक्सीजन। अब आयरन क्या है? अकेला। तो इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गए, और ऑक्सीजन के निकलने को ही तो अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन के निकलने को ही अपन क्या बोलते हैं? अपचयन, ठीक है। ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का भी जुड़ना, ठीक है, ये अपचयन कहलाता है अपना। तो ZnO की अभिक्रिया कार्बन से करवाई तो बना जिंक प्लस CO, और Fe2O3 की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से करवाई तो बना Fe और CO2। धन्यवाद बच्चों। तो ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के लिए अपन क्या करेंगे? इनके ऑक्साइडों का कार्बन द्वारा क्या कर दिया जाता है? अपचयन कर दिया जाता है। अब आ जाओ आगे। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं, वो धातुएं जिनकी क्रियाशीलता बहुत बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कहाँ आती है? सबसे ऊपर की साइड में आती है। अरे पढ़ा था ना, कमल नमन मांगे, अलीजान फिर से निकले, अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी, सुने प्रभु हमारी, ठीक है। कौन है आगे? चलो इधर ही लिख देते हैं, सुने प्रभु हमारी। कौन है आगे? कौन है आगे? पृथ्वी की ओर। डन है बच्चों बात? कमल नमन का मांगे, अलीजान फिर से निकले, सुने प्रभु हमारी, कौन है आगे? पृथ्वी की ओर। तो अब अपन क्या देख रहे हैं? जिनकी क्रियाशीलता बहुत बहुत ज़्यादा है उनके लिए क्या करेंगे? जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, उनके लिए क्या करेंगे? तो इनका निष्कर्षण विद्युत अपघटन, इनका निष्कर्षण
विद्युत अपघटन जिसको कि बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। अब आप लोगों को बता देता हूँ, आने वाले टाइम में एक पूरा का पूरा बड़ा टॉपिक अपन पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस जिसका नाम रहेगा। तो अभी के लिए अपने को बस इतना समझना है, जिन धातुओं की क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए अपन कौन सी प्रक्रिया यूज में लेते हैं, विद्युत अपघटन यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यूज में लेते हैं। ठीक है, उदाहरण पिघले हुए NaCl का विद्युत अपघटन, तो मैंने इस NaCl का क्या किया, विद्युत अपघटन, तो मेरे को क्या मिला, सोडियम मिली और क्लोरीन मिली। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं अपन धातुओं का परिष्करण। अभी मैं इनको डायग्राम की हेल्प से भी आप लोगों को समझाऊंगा आने वाले लेक्चर में। तो अभी मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से बात समझा रहा हूँ, फिर अपन इनको देखेंगे कि अपन इनका कैसे इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, कैसे क्या प्रक्रिया होती है। अगला धातुओं का परिष्करण जिसको अपन बोलते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, धातुओं को अपन साफ कैसे करेंगे, रिफाइन कैसे करेंगे। तो अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिष्करण। अशुद्ध धातु को शुद्ध धातु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिष्करण कहलाती है। और सबसे सामान्य विधि कौन सी है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। सबसे सामान्य विधि कौन सी है, धातुओं का परिष्करण क्या है, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु बनाने की प्रक्रिया धातुओं का परिष्करण कहलाती है। और सबसे सामान्य विधि कौन सी है, विद्युत अपघट्य परिष्करण, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, इसको अपन पढ़ेंगे। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज क्या है, तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्व अथवा यौगिक क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। अगला अयस्क क्या है, तो वो खनिज जिनसे धातु को बहुत आसानी से और लाभदायक तरीके से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, तो लाभदायक रूप से प्राप्त हो और आसानी से प्राप्त किया जा सके। पहले तो लाभ हो, उसको निकालने से अपने को लाभ हो, और निकालना बहुत सरल हो, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, अयस्क बोल देंगे। गैंग क्या है, अयस्क में उपस्थित अवांछित अशुद्धियां। ठीक है, जैसे मिट्टी, रेत और पत्थर, वो क्या कहलाती है, गैंग कहलाती है। निस्तापन और वर्जन में अंतर लिखिए। ठीक है, तो निस्तापन कब होता है, वायु की अनुपस्थिति में। देखो, वर्जन को अपन बोलते हैं रोस्टिंग, वर्जन को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। निस्तापन को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन किसके लिए, कार्बोनेट अयस्क के लिए। वर्जन किसके लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए। निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में, वर्जन वायु की उपस्थिति में। ठीक है, अब देखो जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं, रैपिड रिवीजन। खनिज क्या है, प्राकृतिक यौगिक। अयस्क क्या है, धातु प्राप्त करने योग्य खनिज। मतलब अयस्क एक प्रकार की खनिज ही है, पर कैसे है, जिनसे अपन धातु प्राप्त कर सकते हैं। गैंग क्या है, अशुद्धियां। कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट, C4 कैल्सिनेशन, C4 कार्बोनेट। रोस्टिंग किसके लिए करते हैं, सल्फाइड के लिए, रोस्टिंग फॉर सल्फाइड अयस्क। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनका क्या करते हैं, विद्युत अपघटन। आयरन, जिंक और Pb इनका क्या करते हैं, कार्बन द्वारा अपचयन। और Ag और Hg को क्या करते हैं, गर्म करने पर धातु प्राप्त। मैंने आपको बताया, जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है उनको सिर्फ गर्म करके ही धातु प्राप्त की जा सकती है। जो मध्यम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं उनका कार्बन द्वारा अपचयन कर दिया जाता है। और जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होते हैं उनका क्या कर देते हैं, विद्युत अपघटन अपन कर देते हैं। तो ये अपन ने देखा क्या देखा, रैपिड रिवीजन, जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, अब अपन धातुओं का परिष्करण करेंगे। तो एक बार सबसे पहले बच्चों आपका काम है, एक बार इसको रैपिड रिवीजन को देख लो, किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो, अपन आगे डिस्कस करते हैं। फिर एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लो, किसी टॉपिक में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करो और बताओ कि आपको ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। हाँ, तो बच्चों आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अब कुछ बातें मेरी और इम्पोर्टेंट है आप लोगों से, जो सुनते जाओ। अपन ने ये पार्ट 3 चल रहा है अपना, ठीक है, और इसको अपन 4 या 5 पार्ट, मतलब 2 और पार्ट बनाऊंगा मैं इसके, और इस चैप्टर को फिनिश कर दूंगा, तो अपना चैप्टर नंबर 3 भी फिनिश हो जाएगा। आप लोगों को बता देता हूँ मैं, जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं उनको, अगर अभी तक उन्होंने पीछे की चीज़ें नहीं की है तो उनको क्या करके आना है। क्लास 10 साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आपके टोटल कितने चैप्टर हैं, क्लास 10 की बात करूँ तो टोटल कितने चैप्टर है, ठीक है, 13 चैप्टर, 13 चैप्टर्स है, जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, ठीक है, जिसमें अपन ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिनिश कर लिया है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर फिनिश कर लिया है। अपन थर्ड चैप्टर भी फिनिश कर देंगे 2 लेक्चर में। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक ये 3 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उनको ये 3 चैप्टर्स देख के आ जाने हैं, ताकि आपको 3 चैप्टर तो चलो कवर कर ही लोगे आप, जब तक आपकी स्कूल्स ओपन होती है तब तक आप 3 चैप्टर अच्छे से कवर कर लोगे, ठीक है। अब एक और बात, ये सारे इंपॉर्टेंट PDF और नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। व्हाट्सएप चैनल के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इंस्टाग्राम के लिंक भी आपको यहीं पे मिलेगी, तो आप हर तरीके से हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और अगर आपको
किसी और चैप्टर को स्टार्ट करवाना है तब भी आप कमेंट में बता सकते हैं कि जो भी चैप्टर आपको शुरू करवाना हो हम उस पर्टिकुलर चैप्टर पे वीडियो बना देंगे। एक और बात, एक बच्चे का कमेंट आया था कुछ दिन पहले, सर संयोजकता को समझा दीजिए। तो वैलेंसी टॉपिक पे मैंने 35 मिनट का एक लेक्चर लिया है जहाँ पे मैंने वैलेंसी टॉपिक खत्म किया है। उस वैलेंसी में मैंने आपको अप टू 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, उनके कॉन्फ़िगरेशन, उनकी वैलेंसी बहुत ही आसान तरीके से अपन कैसे पता कर सकते हैं उस वैलेंसी वाले वीडियो में बताया है। इस वैलेंसी वाले वीडियो की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं और अपनी केमिस्ट्री को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। तो एक काम तो जो आपको करना है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम सब ज्वाइन कर लेने हैं, सब पे फॉलो कर लेना है ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन, कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, कौन सा हम MCQ सेशन आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं वो आपको मिल जाएगा। एक और बात, अगर आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो आप बताओ, हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पर्टिकुलर एक MCQ सेशन होगा और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन का सेशन होगा। MCQ में भी टॉप 25 क्वेश्चन अपन सेलेक्ट करेंगे चैप्टर 1, 2, 3 के, और जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है अपने 1 लाइनर वाले, ठीक है, पैराग्राफ लिखने वाले, वो सारे क्वेश्चंस अपन आपके PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आने के पूरे चांसेस है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। पर ये सारी बातें तब पता चलेगी जब हम हमको बताओगे। तो आपको कमेंट करके बताना है आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। टॉप 25 MCQ चाहिए तो टॉप 25 MCQ लिख देना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन चाहिए वो भी लिख देना, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग धीरे धीरे वीडियो लाते रहेंगे। टेंशन आपको नहीं लेनी है, कंप्लीट सिलेबस में यहाँ पे करवाने वाला हूँ आपको 1 to 30, तो अपन 13 चैप्टर्स इसमें फिनिश करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज के इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। तब तक के लिए आपको पीछे वाली बातें पढ़ के आनी है, बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में। ओके, बाय।